नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है दर्पण सिविल सर्विस में। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने यूनिट 7 के अगले दो टॉपिक, पर्यावरण पारिस्थितिकी और जैव विविधता, है ना। तो आज हम अपने 25 क्वेश्चन का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली वन नीति वर्ष 1894 में अंगीकृत की गई थी और इसके बाद 1952 और 1988 में इसमें संशोधन किया गया था। तो यह कथन एकदम सही कथन है ना। यह कथन जो है एकदम सही कथन है। अगला है कि सामाजिक वानिकी कार्यक्रम 1981 में शुरू हुआ था। इसके मुख्य अव्यय कृषि वानिकी, ग्रामीण वानिकी और शहरी वानिकी था। तो यह जो हुआ था 1981 में ना होके 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में हुआ था। तो यह कथन हमारा गलत हो जाता। तो केवल एक कथन हमारा सही है। व्याख्या में यही दिया गया है कि सामाजिक वानिकी कार्यक्रम 1976 में भारतीय कृषि आयोग द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा शुरू किया गया था? भारतीय कृषि आयोग के द्वारा शुरू किया गया था। अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण विभाग वर्ष 1890 में कोलकाता में स्थापित किया गया। एकदम सही बात है। भारतीय जैव विज्ञान सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1916 में कोलकाता में स्थापित की गई। यह बात भी सही है। जबकि भारतीय वन संरक्षण विभाग 1980 में देहरादून में स्थापित किया गया। यह 1980 ना हो कि 1981 है ना। तो 1981 में किया गया था। कब किया गया था? 1981 में किया गया था। तो हमारा 1 और 2 सही हो जाता है। यहाँ पे पूछा गया है सही नहीं है, तो हमारा केवल 3 जो है सही नहीं है। ठीक है, अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। मुख्य कोरल रीफ क्षेत्र जो कि बृहद संरक्षण और प्रबंधन के लिए पहचाने गए हैं, वह कौन कौन से हैं? तो मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी या लक्षद्वीप और पाक स्ट्रेट। तो मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और लक्षद्वीप जो है, यहाँ पे तीनों ही क्षेत्र प्रबंधन के लिए पहचाने जाते हैं, संरक्षण और प्रबंधन के लिए। जबकि पाक स्ट्रेट इसके लिए नहीं है ना। यहाँ पे डिटेल देखते हैं। यहाँ पे केवल 1, 2 और 3 हमारे सही हो जाते हैं। इसकी डिटेलिंग क्या है कि भारत में मूंगे की चट्टान की प्रमुख संरचना जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और लक्षद्वीप के समूह में। जबकि पाक स्ट्रेट में नहीं है। पाक स्ट्रेट कहाँ पर है? श्रीलंका और भारत के मध्य में है। ठीक है, अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सभी जीव अनिवार्यतः आहार, ऊर्जा, आवास व अन्य जरूरतों के लिए पर्यावरण पर आश्रित रहते हैं। यह एकदम सही बात है। पर्यावरण एक स्थैतिक संकल्पना है और पर्यावरण के दोनों घटक जो है स्थिर रहते हैं। जी नहीं, यहाँ पे केवल एक ही कथन हमारा सही हो जाता है कि पर्यावरण जो है स्थैतिक या स्टैटिक संकल्पना नहीं है ना। और यहाँ पे अस्थिर होते हैं दोनों ही घटक। इसके कैसे रहते हैं? अस्थिर होते हैं, बदलते रहते हैं, गतिशील होते हैं। ठीक है, तो इसकी डिटेल देखते हैं हम। सभी जीव अपने भोजन, ऊर्जा, पर्यावास, जल, ऑक्सीजन आदि जरूरतों के लिए पर्यावरण पर ही आश्रित होते हैं। पर्यावरण एक गतिशील संकल्पना है, स्थिर संकल्पना नहीं है ना। कि स्थैतिक इन दोनों घटकों के नियंत्रण, प्रवाहमान या बदलते रहते हैं। तो यह स्थिर नहीं होते हैं। दोनों ही घटक परस्पर बदलते रहते हैं, गतिशील होते हैं। ठीक है, अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पर्यावरण के कुछ घटक संसाधन के रूप में होते हैं जबकि अन्य जो है नियंत्रक के रूप में। और पर्यावरण को क्षेत्रीय तथा वैश्विक जलवायु पैटर्न के साथ साथ स्थानीय सूक्ष्म जलवायु द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पे हमारे दोनों ही कथन सही हो जाते हैं ना। 1 और 2 दोनों ही कथन हमारे सही हो जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मिट्टी, जल, वायु जैसे अजैविक घटक और विभिन्न प्रकार के पादप जैसे जैविक घटक पर्यावरण के संसाधन के रूप में गिने जाते हैं। जबकि मनुष्य जो कि पर्यावरण का महत्वपूर्ण जैविक घटक है, नियंत्रक के रूप में किया जाता है। इन सभी चीज़ों का नियंत्रक कौन करता है? मनुष्य के द्वारा नियंत्रण किया जाता है। ठीक है, ये संसाधन होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं? संसाधन होते हैं। और हम क्या होते हैं? उसके नियंत्रक होते हैं। पर्यावरण के सभी अवयव परस्पर आश्रित एवं जुड़े हुए हैं। पर्यावरण को बृहत स्तर पर क्षेत्रीय तथा वैश्विक जलवायु पैटर्न तथा लघु स्तर पर स्थानीय सूक्ष्म जलवायु द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो हमारे दोनों ही कथन यहाँ पे सही हो जाते हैं। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक निश्चित स्थान और समय पर वायुमंडल में घटित क्षणिक लक्षणों को जलवायु कहते हैं, है ना। तो ये कथन हमारा सत्य नहीं है, यह असत्य कथन है। एक निश्चित स्थान और समय पर वायुमंडल में घटित लक्षण जो है, इसको मौसम से मेजर किया जा सकता है। किससे किया जा सकता है? मौसम से, ना कि जलवायु से। और मौसम एक लंबे अंतराल, ऋतुओं या वर्षों के आधार पर तय होता है जी नहीं। मौसम जो है दिन के आधार पर, दिन, घंटा या साप्ताहिक परिवर्तन होता है, जबकि जलवायु जो होती है या फिर ऋतु होती है जो है लंबे अंतराल, ऋतुओं, वर्षों के आधार पर तय होती है। तो यहाँ पे दोनों ही कथन हमारे असत्य हो जाते हैं, ना तो एक और ना ही दो कथन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा सही होता है। ठीक है, अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अवमृदा बालू, मृतिका, खनिज तथा लवणों का मिश्रण होता है और घास स्थलों में पौधों की जड़ें नमी बनाने तथा अपरदन रोकने में सहायक होती है। तो यहाँ पे हमारे दोनों ही कथन यहाँ पे सत्य दिए गए हैं कि अवमृदा जो है बालू, मृतिका, खनिज तथा लवणों का मिश्रण होती है, और जबकि घास स्थल जो होते हैं, घास स्थलों में पौधों की जड़ें जो है नमी बनाने और अपरदन, घास स्थल होता है जहाँ पे पौधों की जड़ें एक तो अपरदन रोकती हैं और दूसरा मृदा में जो है नमी बनाए रखती हैं वो, है ना। तो ये दोनों ही कार्य जो है पौधे की जड़ें करती हैं। यहाँ पे दोनों ही कथन हमारे सही हो जाते हैं। ठीक है, अगला चलते हैं, इस पर व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या है कि मृदा परिक्षेकता में बी संस्तर अपमृदा है जो बालू, मृतिका, खनिज तथा लवणों का मिश्रण है। कथन एक यहाँ पे सही है। और घास स्थलों में जो है पौधों की जड़ें जमीन की गहराई में जाकर कोश मृदा का गुच्छा बनाती हैं जो नमी बनाने तथा अपरदन रोकने में मददगार होता है। दोनों ही कथन हमारे सही हो जाते हैं। अगला, पर्यावरण किससे बनता है ना। पर्यावरण किससे बनता है? जैविक घटकों से, भूआकृतिक घटकों से, अजैविक घटकों से या उपयुक्त सभी से है। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी से जो है पर्यावरण का निर्माण होता है। उपयुक्त सभी से पर्यावरण का, तीनों ही घटक जो रहते हैं पर्यावरण के निर्माण में भागीदार होते हैं। व्याख्या क्या कहती है इसकी? पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है तथा जैविक एवं अजैविक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्र से इसकी रचना होती है। पर्यावरण के 3 घटक होते हैं। मुख्य घटक कौन कौन से हैं इसके? भौतिक या अजैविक घटक जिसमें स्थल, वायु, जल आ जाता है। जैविक संगठक, पादप, मनुष्य, जंतु, सूक्ष्मजीव वगैरह जाते हैं। और ऊर्जा में सौर ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा वगैरह शामिल हो जाती है। यहाँ पे तीनों ही घटक हमारे पर्यावरण को निर्माण करने में सहायक होते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कहाँ है ना। तो सौर विकिरण की जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है वह है जल चक्र में। कहाँ पर है? जल चक्र में सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। इसकी व्याख्या देखते हैं कि जल चक्र में सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। सौर विकिरण जल चक्र को चालित करता है, जल का वाष्पीकरण करता है। सौर विकिरण द्वारा बर्फ का जल में द्रवीकरण होता है। जल चक्र हाइड्रोस्फीयर में जल की विभिन्न गतिविधियों को दर्शाता है ना। सौर की किरणों के द्वारा ही जल का जो है परिवर्तन होता है। पहले वो ठोस, ठोस से द्रव, द्रव से गैस अवस्था में, तीनों ही अवस्था में उसका परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है हवा के दबाव पर, वायुमंडल की नमी पर, जल चक्र पर या तापमान पर। तो जो वर्षा की मात्रा निर्भर करती है वायुमंडल में कितनी नमी है, उस नमी की मात्रा पर निर्भर करती है कि कितनी वर्षा होती है ना। तो वायुमंडल में नमी वर्षा की मात्रा का निर्धारण करती है। सभी प्रकार की वर्षा की मात्रा यथा बूंदाबांदी वर्षा, बर्फबारी इत्यादि वायुमंडल में नमी की मात्रा में बढ़ोतरी से बढ़ जाते हैं। जैसे जैसे वायुमंडल में नमी की मात्रा बढ़ेगी वैसे वैसे वर्षा की मात्रा बढ़ेगी, बर्फबारी बढ़ेगी। ठीक है, तो अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था। कैसा सम्मेलन था? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था। कब हुआ था? 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में संपन्न। इसको अपन पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1986 में आया था। 1986 में पारित हुआ था। ठीक है, अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अनूप ऐसी भूमि है जिसमें वृक्ष पाए जाते हैं और
कक्ष आर्द्र भूमि में वृक्ष नहीं पाए जाते, है ना। तो यहाँ पे दोनों ही कथन हमारे सही हो जाते हैं कि अनूप ऐसी भूमि है जहाँ पर वृक्ष पाए जाते हैं और कक्ष आर्द्र भूमि में वृक्ष नहीं पाए जाते, दोनों ही कथन यहाँ पे हमारे सही हो जाते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं कि अनूप एक ऐसी आर्द्र भूमि है जिसमें वृक्ष भी पाए जाते हैं, जबकि कक्ष में वृक्ष नहीं पाए जाते। दोनों ही प्रायः बहते जल से संबंधित, दोनों का संबंध बहते हुए जल से है, इसलिए इनमें उच्च उत्पादकता की मात्रा अधिक होती है, उच्च होती है। इसमें दोनों ही भूमि अनूप तथा कक्ष दोनों ही जगह उत्पादकता की मात्रा अधिक पाई जाती है। अनूप को आर्द्र भूमि वन भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ वृक्ष पाए जाते हैं। ये नदियों एवं झील के किनारे हो सकते हैं। कक्ष अपेक्षाकृत स्थिर पानी से संबंधित होते हैं, जहाँ पे पानी रुका हुआ होता है, जैसे कि झील कह सकते हैं हम। इनमें पेड़ों की जड़ें पानी के अंदर तथा पत्तियां व तने पानी के बाहर होते हैं। इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है तीव्र गति से होती है, दोनों में, चाहे अनूप हो या फिर कक्ष हो। तो यहाँ पे दोनों ही कथन हमारे सही हो जाते हैं। अगला चलते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है कि वायुमंडल के गैस में जो है जमा होने से पृथ्वी के वातावरण में गर्मी हो जाना, गर्माहट आ जाना, तो ये होता है ग्रीन हाउस प्रभाव। तो इसकी व्याख्या क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव में वायुमंडलीय गैसें जैसे कि मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा अवरक्त विकिरण को अवशोषित कर लिए जाने से वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है। ये तो सभी जानते होंगे ग्रीन हाउस प्रभाव, है ना। अगला चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सत्य कथन बताइए, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सत्य कथन बताइए कि भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर या फिर इसको जू कहते हैं, अलीपुर कोलकाता में है। कहाँ पर है, अलीपुर कोलकाता में, एकदम सही बात है। और भारत का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान आचार्य जगदीश चंद्र बोस बॉटनिकल गार्डन कोलकाता में है। दोनों ही कथन हमारे यहाँ पे सत्य हैं, दोनों ही कथन कैसे हैं, सत्य हैं। अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, परिस्थिति तंत्र के घटक के संबंध में असत्य कथन बताओ कि प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी जीव होते हैं जो हरे पौधे से प्रत्यक्ष रूप से भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे गाय, हिरण, खरगोश, एकदम सही बात है। द्वितीयक उपभोक्ता प्रायः मांसाहारी होते हैं जो शाकाहारी जीवों को अपना भोजन बनाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता को अपना भोजन बनाते हैं, जैसे बिल्ली, लोमड़ी, मेंढक आदि। और तृतीयक उपभोक्ता अप्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से ये सभी खाते हैं, जिसमें शेर, बाज, गिद्ध आदि आते हैं। तो यहाँ पे हमारे तीनों ही ऑप्शन सही हो जाते हैं। 3 श्रेणी में रखा गया है उपभोक्ता की, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, है ना। और एक सर्वाहारी जिसमें मनुष्य आते हैं, जो एक तो प्राथमिक उपभोक्ता का भी भोजन के रूप में लेते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता को भी लेते हैं, और तृतीयक उपभोक्ता जो है द्वितीयक उपभोक्ता को अपना भोजन बनाते हैं, छोटे जानवरों को, ठीक है। तो अगला चलते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 17, वे प्रजातियां जो किसी समुदाय में प्रचुरता तथा जैव भार की अल्पता के बावजूद सामुदायिक अभिलक्षणों पर अपना प्रभाव दर्शाती हैं क्या कहलाती हैं। ऐसी प्रजातियों को जो है कीस्टोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कीस्टोन कहा जाता है। जो प्रजातियां किसी समुदाय में प्रचुरता अथवा जैव भार की अल्पता के बावजूद अपना अभिलक्षण में अपना प्रभाव दिखाती हैं, इनको क्या कहा जाता है, कीस्टोन कहा जाता है, ठीक है। अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित कथनों में से CDM क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के लिए सत्य नहीं है ना। CDM के लिए सत्य कथन नहीं है। यह हरित गृह गैस के उत्सर्जन को नियंत्रित करता है, एकदम सही बात है। यह ग्लोबली तापीकरण को कम करता है, यह कथन भी सत्य है। और क्योटो में हुआ प्रोटोकॉल ने इसके सतत विकास के आकलन के लिए सुझाव दिया था। तीनों ही कथन सही हो जाते हैं। जबकि यह विकसित देशों को विकासशील देशों की परियोजनाओं में पूंजी लगाने का निषेध करता है, जबकि ऐसा नहीं है, निषेध नहीं करता है ना, निषेध नहीं करता है। पूंजी लगाकर कार्बन क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रणाली के तहत जो है विकसित देश विकासशील देशों में कार्बन उत्सर्जन कम करने वाली जितनी भी परियोजनाएं हैं उसमें पूंजी लगाकर कार्बन क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं। निषेध यहाँ पे मनाही नहीं होती इसके द्वारा, तो यह कथन हमारा असत्य हो जाता है। इसकी डिटेल देखते हैं कि CDM मतलब क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म ग्लोबल वार्मिंग में कमी के लिए हरित गृह गैस उत्सर्जन को नियंत्रित करने की प्रणाली है, जो क्योटो प्रोटोकॉल के तहत सामने आई थी। इसके अंतर्गत वनीकरण, कार्बन सिंक, अन्य देशों में कार्बन न्यूनीकरण की परियोजनाएं आदि आती हैं। यह वैश्विक तापमान को कम करने में सहायक होता है। इस प्रणाली के तहत विकसित देश जो विकासशील देशों से कार्बन उत्सर्जन करने वाली जितनी भी परियोजनाओं में पूंजी लगाकर कार्बन क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ निषेध नहीं करता है,
ठीक है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस 29 दिसंबर को मनाया जाता है। सामान्यतः जो है यूएसए में यह 22 मई को मनाया जाता है, लेकिन बाकी देशों में जो है यह 29 दिसंबर को मनाया जाता है, इसलिए हम 29 दिसंबर के ही जाएंगे। ठीक है। अगला है, परिस्थिति निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या होता है? परिस्थितिकी निकाय में जो ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत होता है वह सूर्य होता है, सौर ऊर्जा होता है ना, सौर ऊर्जा प्राथमिक स्रोत होता है। ठीक है। अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है ना? तो कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे देखते हैं कि जैवमंडलीय परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है। एकदम सही बात है, यहाँ पे ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है ना। जैवमंडलीय परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह चक्रीय होता है। जी नहीं, चक्रीय नहीं होता है, यहाँ पे एक दिशीय होता है ना। और प्राकृतिक परिस्थिति तंत्र में बढ़ते पोषण स्तर के साथ ऊर्जा का सापेक्षिक क्षय घटता जाता है, घटता नहीं जबकि बढ़ता जाता है यह। और प्रगामी बढ़ते पोषण के स्तरों के साथ प्रजातियां सुलभ ऊर्जा का उपयोग करने में कम दक्ष होती हैं। तो यहाँ पे हमारा जो सही कथन हो जाता है, जैवमंडल परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है ना। इसकी व्याख्या क्या कहती है? व्याख्या देखते हैं कि जैवमंडल परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है। जैवमंडलीय परिस्थिति तंत्र धरती पर स्थापित सभी परिस्थिति प्रणाली का एक योग है। ऊर्जा का प्रवाह अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में होता है ना, अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में होता है। ठीक है। अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है। 10% नियम किसे कहते हैं? 10% का नियम किसे कहते हैं? तो ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचना, यह 10% का नियम कहलाता है ना। इसका नियम का प्रतिपादन किसने किया था? लिंडेमान ने किया था, है ना। यहाँ क्वेश्चन आता है कि 10% का नियम किसने दिया था? तो लिंडेमान ने दिया था, है ना। इसमें इस नियम में क्या है? इसमें जो रहता है कि कोई भी उपभोक्ता इसके अनुसार जो है शाकाहारी जंतु उत्पादक की शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता का 10% भाग अपने में संचित करता है। जब कोई मांसाहारी जंतु इस शाकाहारी जंतु को खाएगा तो वह 10% ऊर्जा संचित करेगा, है ना। इसी प्रकार जो खाद्य कड़ी के प्रत्येक स्तर पे प्रथम, द्वितीय, तृतीय, सर्वश्रेष्ठ या सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के स्तर केवल 10% ऊर्जा ही संचित कर पाते हैं अपने शरीर के रूप में, है ना। ऊर्जा के रूप में मात्र 10% ही संचित कर पाते हैं। अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। जीव भार का पिरामिड किस परिस्थिति तंत्र में उल्टा बनता है? तो जीव भार का पिरामिड जो है हमेशा तालाब की परिस्थिति तंत्र में उल्टा बनता है। किस परिस्थिति में? तालाब की परिस्थिति में, है ना। व्याख्या क्या कहती है इसकी? परिस्थिति तंत्र के विभिन्न स्तरों में प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित जीव भाव के रेखा चित्रण निरूपण को जीव भार का पिरामिड कहा जाता है। जीव भार का पिरामिड किसके कहा जाता है? परिस्थिति तंत्र के विभिन्न स्तरों के प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित जीव भाव के रेखा चित्रीय निरूपण को, है ना। स्थलीय परिस्थिति तंत्र में जीव भार का पिरामिड सीधा होता है जबकि जलीय में उल्टा बनता है ना, इन्वर्टेड बनता है। ठीक है। तो तालाब में हमेशा उल्टा पिरामिड बनता है। अगला चलते हैं, टेरी का मुख्यालय कहाँ है? द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का मुख्यालय जो है कहाँ पर है? दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली में है। ठीक है। इसमें इसकी व्याख्या देखते हैं, व्याख्या क्या दी हुई है। द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का मुख्यालय दिल्ली में, इसकी स्थापना जो है 1974 में की गई। कब की गई? 1974 में की गई। ऊर्जा और संसाधन संस्थान को पहले टाटा ऊर्जा तथा संसाधन संस्थान के नाम से जाना जाता था। इसको पहले किस नाम जाना जाता था? टाटा ऊर्जा और संसाधन संस्थान के नाम से जाना जाता था। ठीक है। अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के संबंध में दिए हुए कथनों में सत्य कथन बताओ। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को, एकदम सही बात है। इसका मुख्यालय रोम में है और खाद्य एवं कृषि संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कृषि उत्पादन वानिकी संबंधी शोध विषय का अध्ययन करता है। यहाँ उपरोक्त सभी ही कथन हमारे सही हो जाते हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 25 के उपरोक्त सभी कथन हमारे सही हैं। इस प्रकार से आज हमारा पर्यावरण, परिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता का 25 क्वेश्चन का डिस्कशन कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने इसका प्रैक्टिस टेस्ट लगाया होगा, इसके बाद ही डिस्कशन लिया होगा, क्योंकि ये बार बार बोल रहा हूं ये डिस्कशन वीडियो है। तो इस वीडियो को देखने से पहले टेस्ट ज़रूर लगाएं, जो कि आपको
टेलीग्राम चैनल या फिर दर्पण सिविल सर्विस के ऐप पर मिलेगा। ऐप पर आपको और बहुत सारे हमारे कोर्सेज़ के बारे में जानकारी मिलेगी। मेंस की टेस्ट सीरीज़ और अर्थशास्त्र की क्लास भी चल रही है, उसकी जानकारी भी मिल जाएगी वहाँ पे, है ना। तो धन्यवाद।